Okay, so good morning everyone and uh, this is ये अभी आपने हमने जो वीडियो देखा ये सर की रिकग्निशन का था सर ने अभी अभी so we always say that a leader is the one who goes the way, shows the way and who knows the way. So sir, we have with us today one of my favorite people or most respected people on this earth और मैं हमेशा हम बात करते हैं सर आपकी बहुत बात हम जब भी अपनी मेरी क्लासेस होती है उसमें आपका जिक्र एक ना एक बार जरूर आता है एक लेक्चर में एंड वी ऑलवेज से दैट whatever I am, a part of my personality, like it's always you are the creator of me. I always say that. और मेरा पर्सनैलिटी में बहुत सारा बड़ा जो मेरी पर्सनैलिटी को शेप किया है वो आपकी टीचिंग और ट्रेनिंग ने किया है एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम सर ये वीडियो देखा था ये आपकी रिकग्निशन का तो मतलब इट वाज लाइक ऐसा फील हो रहा था कि अपनी रिकग्निशन हो रही है मतलब इतना अच्छा मुझे फील हो रहा था इतना अच्छा हमें लग रहा था मैं और मेरी वाइफ दोनों ने हमें देखा एंड वी वर लाइक इन टीयर्स एंड वी वर सो हैप्पी एंड ब्लिसफुल दैट डे इतना बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा लगा कि पता नहीं हमने ही कुछ बड़ा अचीव कर लिया है सो इट्स बिकॉज वी फील दैट वी आर ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ यू इन अस और आप ही ने हमें शेप किया आप ही ने हमें जो कुछ भी डायरेक्शंस दिए वो आप ही ने दिए and I am in this industry because of you. So I always get very emotional whenever we talk about you and हम क्लास में भी हम बात कर रहे थे and yesterday also we were having a discussion around एक बार सर आपको शायद याद होगा हमने जब टीम मीटिंग दोबारा शुरू की थी जीरकपुर में हमने एक मीटिंग की थी if you remember ओपन में थी वो मीटिंग और वहां पर बहुत सारी मक्खियां आ गई थी उस मीटिंग में अगर आपको याद होगा बड़ी पुरानी बात है एंड एंड आई वाज टेलिंग देम कि उससे पहले वहां से कभी ऊपर से प्लेन जा रहे हैं कभी इट वाज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एक तो शुरू में इतनी सारी मक्खियां आ गई मीटिंग में पता नहीं पिछले दिन वहां मैरिज हुई थी कोई एंड इट वाज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड उसके बाद फिर जब आप स्टेज पे आए एंड आई वाज टेलिंग देम दैट लाइक इट वाज 3 आवर्स पता भी नहीं चला वो 3 घंटे कैसे निकले एंड आई स्टिल रिमेम्बर सर कि उस दिन आपने पिच मास्टरी हमें सिखाई थी ऑरेंज क्लॉक वाली एंड it is as fresh as like and I teach that pitch mastery to everyone now मैं पढ़ाता हूँ उसके बारे में so thank you so much sir for blessing us and thank you so much for blessing our lives thank you so much for blessing the lives of countless millions of other people around the world so a heartfelt gratitude heartfelt thank you sir and uh, as I introduced so we have a smallish batch this time but they're ग्रेट स्टूडेंट्स और बहुत अच्छे स्टूडेंट है छोटे कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता इट्स ऑल लाइक वी ऑलवेज से दैट रेवोल्यूशन स्टार्ट्स विद वन पर्सन एंड वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव यू अमंगस्ट अस सो टू फॉर्मली इंट्रोड्यूस यू सर का नाम आपको सभी को पता ही है मिस्टर अनिल नारंग एंड ही इज अ फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड इन एमवे व्हिच इज लाइक अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड रेस्ट आई hand over the stage to you sir welcome sir thank you very much for joining me over to you sir thank you dr kamal बड़ा अच्छा लगता है जब भी हम शूलिनी यूनिवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए कभी मौका मिलता है हमें और हम यहाँ पे आके बोलते हैं बहुत ही अच्छा लगता है और आज तो बहुत ही स्पेशल दिन है आपके नए बैच के साथ मैं बात कर रहा हूँ आपने जो बात कही बड़ा मेरे को सब याद दिलाया आपने बहुत कुछ वो दिन मेरे को भी याद आ रहा था जीरकपुर वाला दिन और इस तरह की बहुत सारी हमारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें कोई मीटिंग अच्छी होती है कोई मीटिंग में कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती है कुछ आता है लेकिन यू नो अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर है और उसके पास अगर विजन है और उसको पता है कि मुझे क्या करना है तो देयर इज सो मच टू कंट्रीब्यूट टू पीपल ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू हर बंदा सीखना चाहता है कुछ नया सीखना चाहता है एंड डॉक्टर कमल के बारे में मैं बताऊं इनके जैसा कोई नहीं मैं भी इतने लोगों को मिलता हूं हमारा काम ही है बंदों को मिलना नए लोग आते हैं हर रोज नए लोगों से इंटरेक्शन होती है लेकिन डॉक्टर कमल जैसा कोई नहीं एंड ही इज सो हम्बल पूरी फैमिली इनके बच्चे इनकी वाइफ और ये जहाँ भी जाएंगे ही सो हम्बल ह्यूमिलिटी तो इनसे झलकती है एंड ही सो इंटेलिजेंट आल्सो एंड ये एक मिश्रण है इंटेलिजेंस और ह्यूमिलिटी का एंड व्हाट ही हैज डन फॉर द इंडस्ट्री द फिल्म इंडस्ट्री ये जो डिप्लोमा कोर्स शुरू कराया
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। इसने बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी दी है इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री को, और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और हम लोग आए थे एनक्लेव जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सेट साहब ने आईडीएसए के साथ मिलकर, डायरेक्ट सेलिंग एनक्लेव, तो उसमें बहुत मजा आया और बहुत सारे दूसरे लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को मिलने का मौका मिला, जो कि रेयरली हो पाता है। कभी ऐसा होता नहीं है कि हम एक दूसरे को मिल पाए। तो बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं डॉक्टर कमल और शुलिनी यूनिवर्सिटी, और ये शुलिनी यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिली। मैं देखना चाहूंगा पहले तो स्टूडेंट्स कौन कौन है, 9 स्टूडेंट्स कौन फॉर्चुनेट है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट तो एक ही बहुत होता है। एक्चुअली एक ही बंदा होता है जो पूरी गेम चेंज करता है। कभी हमने बिजनेस ज्वाइन किया था तो हम भी अकेले थे। आज कितने हजारों लोग, कितने बड़ी करोड़ों की टर्नओवर हम लोग करते हैं, और नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, भगवान की ब्लेसिंग है। तो एक बंदा ही बहुत होता है पूरी इंडस्ट्री को हिलाने के लिए। तो मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन है जो इस बैच से निकल के इस पूरी इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करेगा और बहुत बड़े लेवल अचीव करेगा, और इस इंडस्ट्री को अपनी एक कंट्रीब्यूशन देगा, अपनी एक पहचान बनाएगा, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा, अपनी फैमिली का नाम रोशन करेगा। तो मैं ये स्टूडेंट्स को एक बार देखना चाहूंगा और उनके साथ छोटी सी इंट्रोडक्शन बिफोर वी स्टार्ट फर्दर। Right, sir. So we can start with the introductions of the second batch students. Yeah. So Sharath, we can start with you. A small introduction. Yeah, very brief. Mute है अभी शरत, आप म्यूट हो। सर नमस्ते। बहुत खुश हुआ आज आपको मिलके। मैं आपको YouTube में उसमें देख रहा था, तो लाइव आज आपको मिला, तो ये मेरा बहुत ही अच्छा दिन है। और मेरे बारे में जो बोलना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग में 18 साल स्पेंड किया है। बहुत कुछ सीखा है और कमाया है, सक्सेस भी देखा है, फेलियर भी देखा है। और मैं बेंगलुरु से हूँ। राइट नाउ आई एम द डायरेक्ट सेलर, वन ऑफ द डायरेक्ट सेलर इन वन ऑफ द कंपनी। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है सर। थैंक यू शरत। शरत ने सर बुक्स भी लिखी है, इज रिटन, ही इज आल्सो यूट्यूब फिगर, इनके 15,000 फॉलोअर्स है, एंड ही स्पीक्स इन मलयालम में करते हो आप? कन्नड़ में करते हैं, हाँ। एंड he has written 3 books also, sir. वाओ। So किस सब्जेक्ट के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के? वेरी गुड। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग रामायण, डायरेक्ट सेलिंग महाभारत और डायरेक्ट सेलिंग चाणक्य। वाओ। तो तीनों का तीनों बुक भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में गए हैं सर। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस टू कन्नड़ा यू। में है। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस। राइट शरत। सो वी हैव संयम amongst us. संयम। मेरा नाम संयम है, एंड मैं मेरे फादर इस इंडस्ट्री में 2016 से नेटवर्किंग कर रहे हैं, और हम पहले से ही मतलब कि कंपनी मैनेजमेंट में थे। डायरेक्ट सेलिंग के ही इन्वायरमेंट में मैं बड़ा हुआ हूँ। सो मेरा एक पर्पस है कि मैं मतलब कि जो मुझे इस इंडस्ट्री ने दिया है ना, मेरी एक परवरिश इस इंडस्ट्री के अंदर हुई है। तो मेरा एक मोटिव है कि यहाँ से मैं सीख करके मतलब कि इस इंडस्ट्री को एक गिव बैक वाला भी मेरा एक मोटिव है, और एक मनी मोटिव तो सबका होता ही है, तो वो तो करना ही है। और साथ में एक ये इंटेंशन भी है कि जो लोग मतलब कि उनका पोटेंशियल को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके इस इंडस्ट्री में को एक पॉजिटिव वे में ले जाके और उनकी हेल्प करनी है मुझे। तो आई एम बिलोंग टू सीकर, राजस्थान। That's my introduction. Thank you. Nice. Thank you, Sayam. So we have Somitro. Somitro, please introduce. Good morning. So my name is Somitro Roy. I am from West Bengal. So I came to know about this industry around when my mom joined in 2019. Then I started around 2020. I'm working on it, how to build a business. From here, I got to know from you that this university has started the course on the direct selling. So from the meeting you did, after that, my mom is just
like a crazy, not a fan, just obsessed how you think, how you perceive things, how you grow in this business. And she would have joined this meeting, but I told her it's of our class only, so she couldn't. I'm highly motivated to help other people and help myself to grow. That's it. Very nice, Mitro. So Mitro is in your group only, sir, and he's there because of you from West Bengal. So again we have Pankaj. So Pankaj, फटाफट से अपना introduction दे दो. Sir, my name is Pankaj Bendara. I'm from Sri Ganganagar, Rajasthan, and मैंने 2015 में डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया स्टडी के साथ में, और समटाइम किया, बीच में कंटिन्यू नहीं हो पाया, और अभी मैं कंटिन्यू इसको प्रोफेशनली बिल्ड करना चाहता हूँ और काम कर रहा हूँ. सेफ सिक्योर स्टेबल जनरेशन ट्रांसफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, और कुछ अपनी तरफ से इंडस्ट्री को देना भी चाहता हूँ कि कैसे मैं इसको अवेयरनेस एंड एजुकेट करके कर सकता हूँ. ये मेरा इंट्रोडक्शन. थैंक यू सर. Nice. So Pankaj is also one of like seasoned guy. इन्होंने काफी सारी चीजें की हुई है पहले, और now he wants to understand the like rationality of the industry. So we also have Sahil amongst us. Sahil. Hello, good morning, sir. I'm Sahil Dokle from Pune, born in Mumbai and brought up in Pune. I'm a BCom graduate, and मैं इस इंडस्ट्री में सितंबर 2020 से एसोसिएटेड हूँ. एंड मेन रीज़न यही है सर कि फैमिली को सपोर्ट कर पाए, एंड ऑल्सो टू हेल्प अदर्स दैट दे शुड ऑल्सो सपोर्ट द फैमिली. दैट्स इट. Thank you, Sahil. Thank you. So we have Manish amongst us. Manish, unmute करो Manish अपने आप को. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मनीष कुमार, मैं झारखंड से हूँ. ये डायरेक्ट सेलिंग सर मेरे फादर करते थे. वो फादर के मतलब एक्सपायर कर जाने के बाद इसको काम को हम लोग मेरे भैया और हम लोग ने आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर. इसको मतलब बहुत बढ़िया लेवल पर ले जाना चाहता हूँ, और इसमें और सर इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी, जिसको सीखने के लिए यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ. इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर. Yes. Thank you, Manish. Thank you. So Tarun, अगर अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा आपको, Tarun. So the last student is Tarun. सर मेरा फ्रंट कैमरा नहीं चलता सर, ऐसे में पकड़ लेता हूं. गुड मॉर्निंग सर. हाँ बताओ. मेरा नाम तरुण राठौर है, मैं लखनऊ से हूँ. और सर मेरे बैकग्राउंड में कोई डायरेक्ट सेलिंग मेरी फैमिली में कोई नहीं कर रहा था, और फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन किया हूँ. और सर जो मार्केट में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, तो मैं उनको सही तरीके से, जो हमारे साथ में जो लोग कर रहे थे गलत तरीके से, उनको सही तरीके से करवाएंगे और सही तरीके से करेंगे. थैंक यू. वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू न्यू पीपल. और आप लोग नए नहीं हो, बहुत सारे तो आप तो पुराने भी हो इसमें, और ये इंडस्ट्री बड़ी अमेजिंग है. मैं थोड़ा सा आपको, कुछ आप जानते हो मेरे बारे में, थोड़ा सा आपको बताता हूँ हमारे लाइफ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एमबीए में, और कैसे हम लोग आगे बढ़े, क्या हुआ हमारे साथ. बेसिकली हम लोग होशियारपुर से हैं, मैं और मेरी वाइफ दोनों. एंड मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाते थे, और मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है थापर कॉलेज पटियाला से. मैंने ग्रेजुएशन की बीटेक सिविल में, और उसके बाद मेरी कैंपस सिलेक्शन हो गई, और एक मल्टीनेशनल कंपनी में सूरत से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं कानपुर में पोस्टेड था, एनबीसीसी में. उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट में मैंने जॉब की. तो पंजाब गवर्नमेंट में जब मैं जॉब कर रहा था, तो मोहाली में मैं एक्सियन पोजीशन था यहाँ पे जॉब में. तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में मुलाकात करवाई एक इंसान से जो कि यूएस से आए हुए थे. वो मेरे को लेके गए एक मीटिंग में यहाँ पे. मैं नहीं जाना चाहता था, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरे को, मैं अपनी जॉब में ही फोकस था, और मेरी प्रमोशन भी नई हुई थी, तो मजा आ रहा था वहाँ पे. सरकारी गाड़ी, सरकारी नौकर चाकर, पेंशन आएगी, सैलरी बढ़ेगी, वही सब प्लानिंग चल रही थी. घर खरीद लिया था, एक फ्लैट यहाँ पे 2 बेडरूम का, और एक मारुति कार ब्रांड न्यू, वो ड्रीम होता था उस टाइम पे, वो खरीद ली थी. तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो मेरे को ले गए, और वहां पे जाके मैंने जब इस प्लान को देखा, तो प्लान ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था.
लेकिन कुछ बातें मेरे को अच्छी लगी और मेरे को याद भी नहीं है एक्चुअली कैसे डिसीजन हुआ, लेकिन मैं वहां से ज्वाइन करके निकला। और वहां पे 15-16 और लोग थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं ही चुप बैठा था, बाकी किसी ने ज्वाइन नहीं किया। वो बड़े क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई बड़ी इम्प्रेस कर रहा था इधर उधर, और मैं उन सबसे इम्प्रेस ही हो रहा था एक्चुअली। यार बड़े जबरदस्त लोग हैं यहाँ पे, काफी बड़ा घर था, काफी वेल कनेक्टेड और शार्प लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो मेरे को लगा यार हम तो नॉर्मल से बंदे हैं, ये बड़े स्मार्ट से बंदे हैं। और मेरे ब्रदर इन लॉ भी मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर थे, तो वो भी सक्सेसफुल थे हमारी फैमिली में। उनकी अच्छी इनकम होने की वजह से उनका बहुत अच्छा रेपुटेशन था हमारी फैमिली में, उनसे बहुत कुछ पूछा जाता था। उन्होंने वही मेरे को लेके गए थे और मैं वहां से ज्वाइन करके निकला। और वहां पे जो 16 लोग और बैठे थे उनमें से किसी ने उस दिन ज्वाइन नहीं किया, और मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी नहीं ज्वाइन किया जो मेरे को स्पेशली लेके गए। और ये तो बड़ा अमेजिंग है कि हम लोग ज्वाइन करके निकले और 1 साल, सिर्फ 1 ईयर इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हुए मैंने जॉब को छोड़ दिया था। 1 साल के बाद मैं इस बिजनेस में फुल टाइम हो गया था। और 22 महीने के अंदर हम लोग एमरल्ड हुए, 28 महीने में फाउंडर एमरल्ड। तो सब कुछ ऐसे हुआ जैसे पलक झपकते ही कुछ हो जाता है, विद द ब्लिंक ऑफ एन आई। और ड्रीम बुक बनाई थी हमने 98 में, हमारे अपलाइन कार्ल, जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में, वो मेरे को मिले तो उन्होंने मेरे को थोड़ा बताया ड्रीम के बारे में। हमें नहीं आइडिया था ड्रीम क्या होते हैं, ड्रीम बुक क्या होती है, ड्रीम बुक बनाते हैं, अपनी लाइफ को डिजाइन किया जा सकता है, ये सब चीजें हमें नहीं पता थी। क्योंकि हमें तो इतना पता था यार अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लो, अच्छी जॉब मिल गई ऑलरेडी और लाइफ सेट हो जाएगी। वाइफ भी जॉब करती थी जब मैं बठिंडा में पोस्टेड था, अभी बच्चे हो गए थे तो अभी नहीं कर रही थी। जब मैंने ये बिजनेस देखा तब वो जॉब नहीं कर रही थी। तो मैंने, मेरे बैक ऑफ माइंड में कुछ ये भी था कि यार चलो ज्वाइन कर लेते हैं, मेरी वाइफ ही इसमें कुछ कर लेगी। तो पता नहीं है एक इंसान जिंदगी में क्या क्या डिसीजन लेता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो उस टाइम बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लग जाते हैं। और वो इनसिग्निफिकेंट, मेरे को भी ये बड़ा इनसिग्निफिकेंट डिसीजन लग रहा था कि मैंने कोई ऐसे ही डिसाइड कर लिया, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इससे कोई लाइफ चेंज हो जाए। मेरे को ये लगा था उस टाइम कि अगर 5-10 हजार रुपये भी एक्स्ट्रा इनकम हो गई इस बिजनेस से तो बढ़िया, क्या चाहिए और। तो साइड इनकम आ जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल जॉब में बंदा थोड़ा थोड़ा टाइट रहता है। मेरी जो घर था, फ्लैट लिया था मैंने, उसका लोन था, उसकी ईएमआई जाती थी। मैंने मारुति कार ली थी, उस पर लोन था, उसकी ईएमआई जाती थी, तो 2 ईएमआई जाती थी। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, अब आप एक्शन की जॉब कर रहे हो तो बच्चे आप ऑर्डिनरी स्कूल में तो डाल नहीं दोगे। जैसे जैसे बंदा कमाता है वैसे वैसे उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ता है, स्टेटस बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं। तो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे तो 3-4 रेगुलर हो गई एक्सपेंडिचर। गाड़ी की ईएमआई दो हर महीने, फ्लैट की ईएमआई दो हर महीने, बच्चों की सैलरी देनी हर महीने, कोई ना कोई और खर्चा आ जाएगा, तो पैसे बैंक में जीरो रहते। अच्छे तो सब कुछ बढ़िया चलता था, स्टेटस बढ़िया था। बच्चों के पेरेंट टीचर मीट में मैं जाता था तो सरकारी गाड़ी से जाता था, व्हाइट एम्बेसडर, पर्दे लगे हुए, ड्राइवर चला रहा है, पुलिस की गाड़ी है। मैं पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में होकर जॉब कर रहा था, तो गाड़ियां वाड़ियां बहुत बढ़िया बढ़िया मिलती है वहाँ पे। तो स्टेटस बहुत था कि ये जी बच्चों के पेरेंट्स आए हैं, यंग एज, और ये सरकारी गाड़ी व्हाइट में, वो तो बंदा सोचता पता नहीं कौन आ गया ये। ऑर्डिनरी आदमी जिसको वो स्टेटस नहीं मिलता है, जिसको मिल जाता है उसको नॉर्मल है, जिसको नहीं मिलता उसको लगता है बहुत बड़ी चीज है। उनको लगता है तो बहुत बड़ा आदमी। हमें पता है जेब में एक पैसा नहीं है, और बैंक एकदम खाली रहते थे हर वक्त। कोई एफडी कभी करा के देखी नहीं, कुछ बैंक में पैसे नहीं रहते थे, सब ब्लैंक रहता था। बल्कि जब मैंने फ्लैट खरीदा था तो मैंने अपने फादर से कुछ पैसे ले लिए थे, अपने मदर इन लॉ से कुछ पैसे ले लिए थे, तो लोन के अलावा उनके भी वापस करने थे। तो जैसे थोड़े थोड़े पैसे आते थे तो उनको वापस करते थे। तो ये बिजनेस ज्वाइन करने का मेन पर्पज, सिर्फ 2 पर्पज थे, 2 वजह थी जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया। सबसे पहली बार इन्वेस्टमेंट बड़ी कम थी, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है अपने पास थे ही नहीं। तो वो उन्होंने बोला कि यार इसमें इतने पैसे लगेंगे 3-4 हजार रुपये, तो हमारे ये तो है। और दूसरा रिस्क नहीं था, कोई ओवरहेड नहीं, कोई किराया नहीं, बिजली का बिल नहीं। और सबसे बढ़िया चीज क्या थी, वो बड़ी बड़ी बातें करते। वो कह रहे हैं कि यार इस बिजनेस से लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, आइलैंड खरीद लिए, जेट प्लेन खरीद लिए, जिसपे मेरे को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास क्या होना है, डाउट बहुत था। मेरे को डाउट हुआ, इंजीनियर है पहले डाउट करते, मेरे को डाउट हुआ कि ये बंदा मार रहा है गप्पे और ये कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को 1 मिनट इधर बोलना पड़ेगा। एक्चुअली हमारे घर में बहुत सारे रिलेटिव आए हुए हैं आज, और बहुत सारा एक्शन चल रहा है। मेरा ग्रैंडसन हुआ है, ग्रैंड डॉटर हुई है, सब मस्त है। मेरे को एक बार बोलना पड़ेगा।
आजा देन, तू आजा, क्लास में आएगा नहीं? ये हाफ दिखने लगे है क्या इसको? मैंने मोबाइल में कभी सेटिंग करके देखी नहीं क्या होता है। नहीं ठीक है सर, इट इज वर्किंग फाइन। आपको ठीक है? आपको हाँ ठीक बढ़िया है? साथ में फिल्टर आने कहते, फिल्टर लगा लो, बैकग्राउंड लगा लो, कुछ आ एनीवे, तो ये छोटे से एक होप लेके हम लोगों ने ज्वाइन किया था। मैंने अकेले ने ज्वाइन किया था, लेकिन मैं वो घर आया, घर आके अपनी वाइफ को भी लेके गया। तो जो बंदा दिखा रहा था ना वो फॉरेनर था, डॉक्टर विलियम हैरिस उनका नाम है। वो उस टाइम प्लेटिनम थे, उन्होंने समहाउ डिसाइड किया है इंडिया में आने का। अगर आप पूरी स्टोरी सुनो ये वाली हमारी ज्वाइनिंग की स्टोरी, तो आप सोचोगे यार ये बड़ा तगड़ा एक षड्यंत्र हो रहा था, कोई पीछे भगवान रच रहा था। मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक लेडी थी जिनके दांतों में दर्द हुआ, इंडियन लेडी, यूएस में रहती थी, और वो अपने दांत दिखाने गई एक डेंटिस्ट के पास जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैरिस। अब वो लेडी हो गई, वो डेंटिस्ट हो गया, दो बंदे हो गए। अब करेक्टर देखो आप, रामायण महाभारत आपने लिखी है ना, बड़ी अच्छी बुक लिखी है। अभी आप रामायण सुनो, हमारी महाभारत सुनो। लेडी के दांत में दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर एमबीए में प्लेटिनम थे, साथ में डेंटिस्ट थे, और उन्होंने लेडी से बात की उनके दांतों का ट्रीटमेंट करते करते कि आप किसी को इंडिया में जानते हो जो शार्प हो, एनर्जेटिक हो, कुछ करना चाहे, एक बहुत बड़ा बिजनेस इंडिया में जाए? तो उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ, मेरा ब्रदर है अतुल कुमार। तीसरा बंदा आ गया, अतुल कुमार। सो लेडी डॉक्टर अतुल कुमार, अतुल कुमार से बात कराई इस डॉक्टर की लेडी ने। अतुल ने कहा अरे ऐसा कुछ है, पक्का आप आ जाओ इंडिया। बोले मैं आ जाता हूँ। और अतुल ने कहा आप हमारे घर में रहना, उसको ऑफर कर दिया, तो आप आओ, कोई चक्कर नहीं। तो डॉक्टर विलियम हैरिस इंडिया आए, अतुल कुमार के घर में रहे। और मेरे ब्रदर इन लॉ, चौथा बंदा, करेक्टर नंबर 4, मेरे ब्रदर इन लॉ रमेश खन्ना, वो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर है। वो सेल कर रहे थे अपनी जॉब में, समुद्री जहाज पे वो जाते हैं तो मर्चेंट नेवी में, तो उस पर सेल कर रहे थे। तो उनको किसी ने यूएस में कोई एक बंदा मिला, एक और बंदा, 5वां। उसने उनको बोला कि भाई इंडिया में एक बिजनेस जा रहा है, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, आप जाओ इंडिया में, ये रहा एड्रेस, यहाँ पे डॉक्टर विलियम हैरिस मिलेंगे यूएस में। उनको बताया, वो आए, करनाल में रहते हैं, और वो एड्रेस लेके, वो पर्ची सी लिखी हुई थी उनके पास हाथ में, और एड्रेस लेके हमारे घर आए मोहाली में। मेरे को कहते तू चल। तो मैंने कहा यार मैं वहाँ क्या करूंगा, मैं तो जॉब कर रहा हूँ बढ़िया। कहते नहीं बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने कहा चलो चल पड़ते हैं। एक डिसीजन लिया और मैं उनके घर गया। मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ये 5 बंदे हैं, इनका क्या हुआ, मैंने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। और अब मैं तो आपके सामने हूँ, तो बहुत भगवान की दया से बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, और 1 साल के बाद जॉब भी छोड़ दी। अब वापस चलते हैं। मेरे बदला जो मेरे को धक्के से लेके गए थे, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, वो आउट, इनको तो बाहर करो। उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, और हमारे से सामान लेते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद है अतुल कुमार, जिसने उस डॉक्टर को अपने घर में बुलाया था और स्पेशली बहुत सारी मीटिंग्स कराई थी। डॉक्टर विलियम हैरिस यहाँ पे करीब 15 दिन रहे, और 15 दिन रोज मीटिंग करते थे, जिसमें से हम 1 दिन गए थे। अतुल कुमार ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेरी अपलाइन बनी, लेकिन उसके अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में कुछ लॉसेस हुए। कंप्यूटर सेंटर था उनका, और बैंक टाइप पोजीशन हो गई, और वो इधर उधर भागते फिरे, और वो अब मिल ही नहीं रहे मेरे को। मैं तो सोशल मीडिया में भी ढूंढा, बड़ी सर्च करता हूँ यार अतुल कुमार को ढूंढो, मेरा स्पॉन्सर कहाँ भाग गया। तो उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, अब ये भी आउट हो गया। उसने तो थोड़ी देर किया, पहले महीने तो अच्छा किया था, उसके बाद छोड़ दिया। मैंने उससे बड़ा कुछ सीखा। उसके पास कंटेस्टा गाड़ी होती थी, मेरे पास होती थी मारुति 800, उसकी गाड़ी में जाते थे, वो बड़ा स्टाइलिश था। उसके पास जब सेलफोन आया तो मेरे को पता ही नहीं था, सेलफोन भी आ गए इंडिया में, तो वो ले लेता था। पहले एडवांस था बहुत ज्यादा बंदा, और गाड़ी में जाता था तो पीछे आइस पॉकेट रखता था, और एक जूते पहनता था, एक सैंडल रखता था, स्टाइलिश बंदा। लेकिन वो स्टाइल टूल रह गए उसके, और बिजनेस में कहीं नहीं। वो साफ हो गया, और घर भी उनका वो नहीं था,
बाद में पता लगा बहुत बड़ा घर था, वो रेंटल था, वो भी कुछ नहीं, उसकी वाइफ का भी डाइवोर्स हो गया, कुछ पता नहीं कहाँ वो भी गया। उसके बाद आ गए वो लेडी जिसने अपने भाई को बताया था अतुल कुमार को, उसकी सिस्टर, अतुल की सिस्टर, उसने बिजनेस ही नहीं ज्वाइन किया एमवे, वो भी गई। और उसके बाद डॉक्टर विलियम हैरिस, वो प्लेटिनम थे, अभी भी प्लेटिनम है एमवे में, लेकिन मेरे को उस दिन के बाद कभी दोबारा नहीं मिले। वो इंडिया में उनका पहला ट्रिप था, उससे पहले वो इंडिया कभी नहीं आए थे, और उनका आखिरी ट्रिप भी था, उसके बाद भी इंडिया में कभी नहीं आए। मेरे को सिर्फ एक ही बार जिंदगी में मिले और मेरे को ज्वाइन करा के चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है भगवान का। तो मैं तो बोलता हूँ यार, एमवे बिजनेस में ना कोई अपने आप नहीं आता है डायरेक्ट सेलिंग में, इंडस्ट्री पूरी ऐसी है, इसमें अपने आप कोई बड़ी प्लानिंग से कम आता है, बल्कि अब आने लगेंगे तो अलग बात है, लेकिन पहले तो ऐसे ही चल रहा है काम। और इसमें तो भगवान ही कोई षड्यंत्र रचता है, बहुत सारे बंदों की ड्यूटी लगाता है, भैया तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो। और ये सारा षड्यंत्र इसलिए रचा कि एक बंदा है यार, हुशियारपुर में पैदा हुआ है वो, उसका नाम अनिल नारंग है, वो सिविल इंजीनियर है, वो जॉब कर रहा है, जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, उसकी लाइफ चेंज करनी है, उसके लिए ये एमवे बिजनेस बना है, उसको दिलाओ ये जरा बिजनेस जाके। तो ये सब ने अपना अपना काम किया, अपना अपना रोल दिया, और हमारे को बिजनेस देके चले गए। और हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और पहले दिन से ही थोड़ा थोड़ा डाउट में स्टार्ट किया था, धीरे धीरे अपने अपलाइन को मिले, डॉक्टर विलियम हैरिस की अपलाइन कार्ल जो इस बिजनेस में डायमंड थे उस टाइम, और अभी डीसी हैं, अमेरिका में रहते हैं, शिकागो में, और उनसे मुलाकात हुई, और वो हमारी एक बनी अपलाइन डाउनलाइन की पार्टनरशिप, बहुत जबरदस्त। और उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी लाइफ के ऊपर। उन्होंने हमारे माइंड को, थॉट प्रोसेस को चेंज किया। वो एक एक्सपर्ट थे इस बिजनेस के, और बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी। उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक हुआ करती थी, और बातों में कुछ बहुत अनबिलीवेबल चीजें। उन्होंने हमें सिखाया सवाल पूछना, बोलते बोलते तो उन्होंने बताया यार, व्हाट इज द रोल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, आस्किंग राइट क्वेश्चन, लिसनिंग क्या है, ड्रीमिंग क्या है, और ये सुनने की कला, ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता था कि सुनने से क्या हो सकता है। हम तो ये सोचते थे यार बोल के किसी को कन्विंस किया जा सकता है। तो उन्होंने मेरे को शुरू में ही, जब मैं बहुत बोलता था, वो कुछ बोलते थे तो मैं बहुत बोलता था, अरे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, काल यार छोड़ो यार, आप ड्रीम की बातें मत करो, काम बताओ, ऐसे मैं बोलता था उनको। और वो बात करते थे ड्रीम की, मेरे को समझ में नहीं आता था। तो मेरे लिए हर बार एक नई सीडी लेके आते थे, एक सेट लेके आते, लिसनिंग फॉर सक्सेस, 8 सीडी का सेट मेरे को पकड़ा दिया, कहते यार तू ये सुन, तेरे लिए बहुत काम करेगा। मैंने सुना लिसनिंग के ऊपर लेक्चर, तो अब मैं लिसनिंग पे लेक्चर देता हूँ। तो मतलब क्या है कि बंदे की लाइफ पूरी चेंज होती है। हमारी वोकैबुलरी में ना तो वो वर्ड थे, ना हमें वो बातें पता थी, ना हमें वो प्रिंसिपल पता थे लाइफ के, कुछ नहीं। इंसान जानता है एक्चुअली पढ़ाई लिखाई जो है कॉलेज में जो करता है, जो मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, ये सब कुछ पढ़ाई बंदा क्यों करता है? कुछ सीखने के लिए नहीं करता है। ये पढ़ाई बंदा इसलिए करता है मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, सबसे पहला फोकस होता है मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी। पैशन वैशन कुछ पता नहीं होता। बंदा जब भी कैरियर चूज करता है, ये चूज करता है कि मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाऊंगा, मैं बढ़िया जॉब कैसे कर लूंगा। मेरे को गवर्नमेंट जॉब का शौक था, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग की, और क्या हुआ, घूमते घामते गवर्नमेंट जॉब मिल गई। जो बंदा सोचता है वो हो ही जाता है, आगे पीछे कुछ ना कुछ करते कराते। आप जहां भी आ जाओ, वो आप यहाँ क्यों हो? क्योंकि बिकॉज ऑफ सम डिसीजंस यू टुक इन द पास्ट, जो आपने पीछे फैसले लिए हैं वो आपको यहाँ लेके आए हैं। अब आप कहाँ जाओगे? जहां जाओगे, जहां पहुंचोगे, बिकॉज ऑफ द डिसीजन विच यू विल टेक नाउ। अभी जो आप डिसीजन लोगे, जो आप विजन कास्ट करोगे अपने माइंड के अंदर, जो आप ड्रीम बनाओगे, अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास बिलीफ है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, तो भगवान आपको बड़े से बड़ा ड्रीम लेने की हेल्प करेगा, उसके अंदर कन्विक्शन बनाएगा, और आप में एक पावर देगा कि आप उसको ड्रीम बुक पे लिख पाओगे, उसको पिक्चराइज कर पाओगे, उसको रोज देख के एक विजन कास्ट कर पाओगे, आप देख पाओगे उसको इन एग्जिस्टेंस। जब वो नहीं हुआ तो वो चीज आप देख पाओगे ऑलरेडी, उस विजन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो आपको सोते जागते दिखेगा कि मैं ये हूँ। जब हम डायमंड नहीं थे, हमें हर वक्त डायमंड, जितनी बार दिल धड़कता था दिन में, उतनी बार जितनी बार धक 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 दिल के धड़कने की आवाज आती थी, साथ में आवाज आती थी डायमंड 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 डायमंड, उतनी बार डायमंड की आवाज भी आती थी। तो हम लोग एकदम अपने आप को ऐसे डायमंड देखते थे। मैं जब ट्रेवल करता था, घूमता था, गाने चुन लिए थे हमने कौन सा बजेगा हमारे रिकॉग्निशन के ऊपर, ड्रेस चुन ली थी कौन सी पहनेंगे रिकॉग्निशन के ऊपर। पैसों के लिए बंदा जब ज्यादा सोचता है तो वो अचीव नहीं कर पाता, लेकिन जब इमोशनल कनेक्ट हो जाता है तो वो माइंड में विजन जब कास्ट हो जाता है और उसको इतनी बार देखता है। मैं एक बार
एक बहुत दूर एक जगह है यहाँ से फिरोजपुर के आगे जलालाबाद, तो वहां पे कुछ मीटिंग्स करने गया और कुछ काम पड़ गया, तो अगले दिन यहाँ मीटिंग फिक्स हो गई। वो मीटिंग लेट खत्म हुई, तो मेरे को रात को वहां से चलना था करीब 11 बजे, तो ओवरनाइट यहाँ आना था। 3-4 घंटे के करीब जर्नी है, रात को 4 घंटे लगते हैं, और वैसे तो दिन में 6 घंटे लगते हैं ट्रैफिक में। रात को अंधेरे में तो कोई नहीं होता, तो हम जाते हैं तो म्यूजिक लगा के चलते हैं, बीच में अकेले ड्राइव कर रहे हैं, तो बीच में मैंने एक बार लाइट बंद कर दी, गाड़ी की हेडलाइट बंद कर दी, पूरी लाइट में ना सड़क दिखे ना पेड़। क्या इंटरेस्टिंग सीन है, फटाफट लाइट जलाई, अरे यार कुछ नहीं दिख रहा। पर फिर जब मैंने लाइट बंद करी थी तो मेरे को सामने दिख रहा था मेरी अपनी डायमंड रिकॉग्निशन। तो बंदा क्या करता है, दोबारा लाइट बंद करता है, फिर देखता है उसको। तो वो जो विजन आदमी कास्ट करता है, इतना इमोशनल ड्रीम जब बंदा कास्ट करता है, तो पूरी कायनात लग जाती है कि यार इसका कराओ जी। तो क्या आपको बंदे मिलने लग जाएंगे, बंदे आएंगे आपके पास, सामने से आएंगे, या आपको कहीं से कनेक्ट हो जाएगा, वो बंदा आएगा कहेगा मैं ज्वाइन करना, आपके साथ ज्वाइन करेगा और आप उसको टीच करोगे, लीड करोगे। लेकिन भगवान आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी टीम, ऐसे लोग तभी देगा अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को बनाते हो उनको लीड करने। सो आपकी लीडरशिप को एक्सेल करना, अपनी लीडरशिप को बढ़ाना, आप एक ऐसी पोजीशन बनाना कि आप कर पाओ, तो भगवान भी उतना ही देता है जितना आप संभाल पाओ, पैसे भी उतने देता है जितने खर्च पाओ ढंग से, और सक्सेस भी उतनी देता है जितना बंदा डिजर्व करता है। हमने बड़े शुरू में सुना था कि यू विल नेवर अचीव एनी सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बियॉन्ड व्हाट यू डिजर्व। आप जो डिजर्व करते हो उससे ज्यादा कभी नहीं पाओगे। लेकिन गुड न्यूज क्या है, यू कैन डिजर्व मोर। आप अपने जो आप डिजर्व करते हो उसको आप बढ़ा सकते हो। एंड हाउ विल यू डिजर्व मोर? इफ यू विल एक्सेल, इफ यू विल मेक एक्सीलेंस हैबिट। एक्सीलेंस की अगर आप आदत डाल लो, अगर आप हर चीज को बढ़िया से करोगे। मैं कोई भी काम करता हूँ, चाहे वो छोटा सा हो, चाहे मेरे घर की पार्टी हो, चाहे हमारा फंक्शन हो, चाहे हमारा इवेंट हो, चाहे मेरे को टॉक करनी हो, चाहे मेरे को कहीं बोलना हो, मेरे को ये पता होता है कि ये एक पैकेज मैं बना रहा हूँ और इस पैकेज के ऊपर लिखा जाएगा मैन्युफैक्चर्ड बाय अनिल नारंग। अनिल नारंग ने बनाया, तो वो ब्रांड हो जाएगा। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ ए ब्रांड, लाइक एप्पल इज ए ब्रांड। अब एप्पल का फोन अगर खराब बन जाए तो एप्पल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको फोन हमेशा बढ़िया बनाना है, नया से नया जो मॉडल आएगा उससे बढ़िया बनना चाहिए। अब अगर होंडा सिटी को गाड़ी बनानी है तो वो खराब बनाना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता है उनका एक स्टेचर है और उस पर वो एच लगना है होंडा का, और वो एच लगेगा तो वो वीक नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं जब कुछ भी करता हूँ तो मैं सोचता हूँ इस पे ये लगने वाला है, अनिल नारंग, अब ये लगेगा तो वो वीक नहीं होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो एक आदत बन गई है कि जो भी काम करना है बढ़िया करना है। एक्सीलेंस एक हैबिट बन गई है, और एक्सीलेंस परस्यू करने के लिए ये इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि मैं जिस जॉब में था, अगर वहां पे मैं एक्सीलेंस परस्यू करता तो मैं अजीब सा दिखता वहां, क्योंकि वहां पे सब लोग काम चलाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, गुजारा करते हैं, इधर उधर मैनिपुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, और अपना शाम को जाके दारू पीते हैं क्लबों के अंदर। तो एसोसिएशन ऐसी है, उन्हीं के साथ रहना पड़ता है। आप जैसे हो वैसे बन जाओगे। कहते हैं योर एसोसिएशन इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर, यानी कि आपकी जो विल पावर है उससे भी जो एसोसिएशन है वो ज्यादा पावरफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की विल पावर है, वो कहता है यार मैं तो दारू नहीं पीऊंगा जिंदगी में कभी, ये बुरी चीज है, मैं दारू नहीं पीऊंगा, ये अच्छी चीज नहीं है, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन 5 दोस्तों का छठा बन गया, 5 के 5 दारू पीते हैं, 5 सिगरेट पीते हैं, ये छठा आ गया। अब ये बंदा सोच रहा है कि मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरी तो विल पावर बड़ी स्ट्रांग है। क्या होगा, रोज उनके साथ अगर बैठता रहा, रोज बैठता रहा, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, एक दिन इसने भी खराब होना ही होना है। बिकॉज एसोसिएशन इज मच मोर पावरफुल देन विल पावर। इसीलिए हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, मेरे फादर टीचर, वो आते थे हमारे स्कूल में और हमारे टीचर को मिलते थे, टीचर को आके पूछते थे ये बताओ बाकी बातें छोड़ो, मेरे बेटे के साथ बैठता कौन है, साथ वाली सीट पे कौन बैठता है? तो कहते ये बैठता है। तो कहते नहीं, इसके साथ वाली सीट पे टॉपर बैठाना है क्लास का। तो वो इतना ध्यान रखते थे कि साथ वाली सीट पे कौन बैठता है, जबकि उसके साथ घर जाने वाले नहीं, हम पार्टी करने वाले नहीं है, सिर्फ साथ में बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान रखता है इनके साथ वाला सीट वाला बंदा सही होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अपने दोस्त ध्यान से चुनो, एसोसिएशन सही बनाओ। अब इस बिजनेस में आ गए, इस बिजनेस में ये जबरदस्त इंडस्ट्री, यहाँ पे फाइटर है,
यहाँ पे फाइटर लोग काम करते हैं, यहाँ पे अनबिलीवेबल लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में, ड्रीमर आते हैं यहाँ पे, विजनरी लोग आते हैं जिनके पास विजन होता है, जिनके पास गट्स होते हैं, जो कहते हैं यार करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, खींच देंगे, अपना गोल अचीव करेंगे, और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जो लोगों को अचीव कराना चाहते हैं। उन लोगों के साथ जब एसोसिएशन होती है तो इंसान की थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। बंदा कहता है ठीक है यार, मजेदार, एक अच्छी जगह आ गए, इनके साथ काम करेंगे, अलग ही मजा आएगा। हमने यहाँ पे एसोसिएशन करी सबसे पहले अपने अपलाइन कार्ल लिडन के साथ, अनबिलीवेबल पर्सनैलिटी थी। उसके बाद में सीडीज आ गई, बुक्स आ गई, बुक्स पढ़ने लगे, सीडी सुनने लगे, ऑडियो सुनने लगे, वीडियो सुनने लगे, मीटिंग्स में जाने लगे, सेमिनार्स में जाने लगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने लगी। उसी को एसोसिएशन कहते हैं। सबसे बड़ी एसोसिएशन है जब आप 2-3 घंटे किसी को सुनते हो, 1 घंटा सुनते हो, वो सबसे बड़ी एसोसिएशन है, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस आप रीड कर जाते हो, उससे बहुत कुछ सीख लेते हो, उसके जैसे बन जाते हो कुछ कुछ। हर सेमिनार के बाद आप कुछ कुछ स्पीकर जैसे बन जाते हो। इतने स्पीकर्स को आप सुनते हो, सबकी मिली जुली पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है। बाकी होता है डेलिबरेट एफर्ट, कि आप कितनी कोशिश करते हो अपने आप को चेंज करने की, कितना अपने अंदर बदलाव लेके आते हो, क्या करना चाहते हो, क्या सपने हैं आपके, क्या पाना चाहते हो। हम लोग हमेशा अपने ड्रीम बुक पे काम करते हैं, एक ड्रीम बुक, दूसरी ड्रीम बुक, सारे ड्रीम टिक हो गए, फिर दूसरी ड्रीम बुक, फिर टिक हो गए, फिर तीसरी ड्रीम बुक, फिर टिक हो गए। उसके बाद में कुछ ऐसे सपने हमारे पूरे हुए जो ड्रीम बुक में थे ही नहीं, ड्रीम बुक के बाहर से पूरे हो गए, जो हमने सोचे नहीं थे। जब हम इस बिजनेस में आए, मेरा सबसे पहला ड्रीम होता था, मैंने अपनी जो ड्रीम बुक बनाई थी उसके पहले पेज पे मैंने लगा रखा था कि आई वांट टू लीव दिस जॉब, और उसमें मैंने एक घोड़ा लगाया था, घोड़ा, बहुत जबरदस्त घोड़ा खड़ा हुआ है, और उसमें लिखा फ्रीडम, कि मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करना चाहता, आजाद होना चाहता हूँ। मेरे को मालूम था 25,000 दिन की जिंदगी होती है, और एक एक दिन करके निकलते चले जाएंगे, किसी को रिपोर्ट करते रहेंगे, मजा नहीं आएगा, आजाद होना बड़ा जरूरी है, जॉब छोड़ेंगे, और मैं 12 महीने के बाद जॉब छोड़। दूसरा ड्रीम लिखी थी कि मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसका इम्पैक्ट हो, जिसको जब लोग देखें तो लगे यार एक कामयाब आदमी है। आई वांटेड टू बी समबडी, यार एक बंदा जिसका नाम है, जिसको लोग जानते हैं, जिसकी पहचान है, और वो बनने लगा। उसके बाद में गाड़ियों के ड्रीम लेने शुरू किए, गाड़ियां, घर लेना चाहते थे। 3 साल के अंदर, जस्ट इन 3 years वी परचेज्ड कैश डाउन, घर खरीद लिया था हमने, बहुत सुंदर जबरदस्त, उस फ्लैट को बेच के बहुत बड़ा घर खरीद लिया था। उसके बाद में अभी जिस घर में रहते हैं ये हमने बनाया आज से करीब 10 साल पहले। और ये जो घर बनाया हमने, ये भी ड्रीम बुक के अंदर एक फोटो लगा रखी। इस घर की फोटो लगाने के लिए मैं कम से कम 1 साल तक सड़कों पे घूमता रहा, लोगों के घरों की फोटो खींचता रहा, बच्चों को लेके जाते थे, फोटो खींचते थे लोगों के घरों की, जो घर अच्छा हो उसकी फोटो खींचते थे, फोटो खींच के फोटो पूरी इकट्ठी कर ली बहुत सारी, फिर उनमें से एक फोटो सिलेक्ट की, ऐसा घर बनाएंगे, उसको लाके ड्रीम बुक में बनाया, और वो लगाया, उसको रोज देखते हैं ऐसा घर बनेगा, कहाँ से बनेगा। तो सोचा यार उसको सेल कर देते हैं और फिर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी वाइफ कहने लगे नहीं घर सेल नहीं करना, हम जाएंगे तो नए घर में जाएंगे, लेकिन इसको सेल नहीं करेंगे। तो लगा यार अब तो ये बड़ा मुश्किल है, कैसे पूरा होगा। लेकिन फिर माइंड बना लिया, हाँ यार इसको सेल नहीं करेंगे, घर बनाएंगे। फिर रोज सड़कों में घूमना, रोज घरों को देखना, जब टाइम मिलना, बच्चों को साथ ले जाना, लोगों के घरों के बाहर जाके फोटो खींचना। बंदा आ गया बाहर, वहां से भागो, अरे वो कौन फोटो खींच रहा है यहाँ पे, चलो भागो, गाड़ी में बैठो, दौड़ो, चलो दौड़ो। फिर खुश होते थे वो, भागो बहुत बंदा आ गया था, भागो भागो। बच्चे भी साथ में खुश हो रहे यार क्या करते हैं। तो उसके बाद जब हमने ये फिर आ गया, ये प्लॉट मिल गया, तो ये बिल्कुल वैसा घर नहीं था, अजीब सा पुराना सा घर था। तो हमने सोचा यार अब क्या है, तो बेटा कहने लगा कि अगर तो ये घर चाहिए तो पूरा तोड़ के बनाना पड़ेगा। अब वो पूरा तोड़ने वाला भी नहीं था, तो मैंने कहा कोई ना एक आर्किटेक्ट करते हैं। हमने एक आर्किटेक्ट किया, और आर्किटेक्ट के पास अपनी ड्रीम बुक लेके पहुंच गए उसके पास कि यार ये हमारा ड्रीम बुक में लगा हुआ घर है, ये बनाना है। वो पहले ड्रीम बुक देखने लगा, कहते ये क्या होता है, ड्रीम बुक बनाते हैं, ये कौन बनाता है, किससे बनाए। तो उससे पुरानी ड्रीम बुक भी ले गए थे, वो भी दिखा दी। तो देखने लगा, उसने कहा ये नया कॉन्सेप्ट है। बोला ये मैं भी बनाना चाहता हूँ ड्रीम बुक। मैं कहा घर तो बनवा दे हमारा। कहता है सर अब तो घर ऐसे ही बनेगा। तो उसने ड्रीम बुक में हमारा घर निकाला, कहता है ऐसे ही बनाऊंगा हर हालत में। और उसने डिजाइन करना शुरू किया, बहुत मेहनत की, कितनी बार आए यहाँ पे, वो घर तोड़ा भी नहीं, एग्जैक्टली सेम घर बना दिया। अब अगर आप ड्रीम बुक देखो और हमारे घर की फोटो देखो, सेम है। तो जब आप ड्रीम लेते हो, जब आप विजन कास्ट करते हो, तो वो होना ही है। और उसके बाद हमने सपने बनाने शुरू किए गाड़ियों को। गाड़ी का बड़ा से बड़ा सपना क्या, होंडा सिटी का सपना बनाया। और वो उसकी भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है। महाराजा गोल्ड कलर की गाड़ी लगा दी थी, वही लेके आए, उसके बाद में वही मिली जबरदस्ती। उसके बाद फिर स्कोडा ऑक्टेविया, उसके बाद फिर BMW,
और उसके बाद गाड़ी ली हमने पोर्शे कायन, उसका तो बदल ड्रीम बुक में थी नहीं, वो बिना ड्रीम बुक के आ गई। तो कई बार ये भी होता है कि जो आप ड्रीम नहीं लेते वो भी आ जाते हैं पूरे, तो वो बच्चों के प्रेशर में आ गई नहीं होगा। तो अभी जब हमारा फाउंडर डीसी हुआ तो हमने सोचा हम मर्सिडीज लेंगे, जीएलई के बारे में सोच रहे थे, तो बेटे का फोन आ गया, नहीं बाबा जीएलई नहीं लेनी, वो तो वही है, वो तो BMW है आपके पास, वही रहेगी, ये होगा वो होगा। पोर्शे, हमने बोला यार पोर्शे कहाँ, कौन लेता है, हमारे पूरे रिश्तेदारी में, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी एक आधे बंदे के पास है, क्या बात कर रहे हैं, इतनी महंगी गाड़ी क्यों लेनी है। लेकिन अब क्या है कि जब बात करनी शुरू करते हैं तो दिमाग में घुसने लग जाती है धीरे धीरे, वो दिमाग घुसती है तो ड्रीमर लोग हैं, हम लोग हैं ड्रीमर, तो ड्रीम बनने लगते हैं। तो हमने ड्रीम बुक में कभी नहीं लगाई, लेकिन माइंड में कास्ट होने लगी कि लेंगे लेंगे लेंगे, जब तक क्वालिफिकेशन चली रही थी। तो जैसे कंप्लीट हुई तो ऑटोमेटिक वो गाड़ी भी आ गई। तो मतलब क्या है कि अनबिलीवेबल है। अभी अगर आप, ट्रैवल का ड्रीम होता था, लेकिन इतना ट्रैवल हुआ कि हम लोग ट्रैवल कर करके ही थक गए, और इतना ट्रैवल हो गया कि पता ही नहीं है दुनिया सारी में कितना घूमे हम, कि 7 बार अमेरिका, 7 बार कनाडा, 3 बार ऑस्ट्रेलिया, 2 बार स्विट्जरलैंड। तो ये एक एक बड़े बड़े कंट्री जहाँ लोग जाते नहीं, पेरिस जैसी जगह हम लोग बार बार वहां पे जा रहे थे और जाते जा रहे थे, अनबिलीवेबल। तो ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत अमेजिंग है, और ये इंडस्ट्री है जो लोगों की लाइफ को चेंज करती है। और इस बिजनेस में ये है कि आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स को एनहांस करना पड़ता है हर वक्त। हम ऐसे नहीं थे, हमें ये सब चीजें नहीं आती थी, हमें बोलना नहीं था, हम स्पीकर नहीं थे अच्छे, हमें बोलना नहीं आता था, हमें थॉट प्रोसेस हमारा ऐसा नहीं था, हमें सवाल पूछने नहीं आते थे, हमें टीच करना नहीं आता था, सब कुछ हमें, लेकिन हमें एक चीज आती थी, सपना लेना आता था। वो भी उस तरह से लेना नहीं आता था, हमें ड्रीम बुक नहीं पता थी, ड्रीम बुक बनाओ, ये करो वो करो। हमने ड्रीम बुक के कंपटीशन करवाए अपनी टीम में। तो ये चीजें जो है आपको चेंज, बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, व्हाट एवर हैज ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। मतलब जो चीजें आपको यहाँ तक लेके आई हैं उसी चीजों से आप आगे नहीं जा सकते, आपको बदलाव लाना होगा, नई चीजें सीखनी होगी। आप वहां पहुंचना चाहते हो, जो चीज आपको यहाँ लेके आई उसको आप चेंज करोगे, उसको और इम्प्रूव करोगे, तो वो नई चीज आपको वहां लेके जाएगी। इसी तरह से जो लोग आपको ज्वाइन करते हैं, उनको जैसे आपको ज्वाइन करते हैं, वो जैसे आपको दिखते हैं, तो कई बार आपको लगता है यार ये बंदा कैसे करेगा। तो हम जब भी किसी को देखते हैं, जब हमारी टीम में कोई आता है, तो हम ये देखते हैं कि इसको जो जैसा अब दिखता है वैसा मत देखो, ये चेंज हो जाएगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, ये नया बन जाए। राकेश ने ज्वाइन किया, ये नया राकेश बनेगा, और ये राकेश तो अचीव नहीं कर सकता लग रहा है हमें, और वो नया राकेश वो अचीव कर सकता है। तो ये राकेश को नया राकेश बनाना हमारा काम है, उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका एटीट्यूड ठीक होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ मैं किसी भी बंदे को अपने बिजनेस में अचीव करा सकता हूँ, ओनली थिंग आई नीड इज राइट एटीट्यूड। उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी एजुकेशन कैसी है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं होता, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन उसका एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। उसके पास एक पावर होनी चाहिए, पावर ऑफ सबमिशन, वो सबमिट करे अपने आप को, और उसको पता होना चाहिए कि यार सबमिशन की कितनी पावर है, और वो सिस्टम को सबमिट करे और नई चीजें सीखने को तैयार है। अगर ऐसा इंसान मिले जो नई चीजें सीखने को तैयार हो, जो सबमिट कर दे सिस्टम को, अपने आप को, जो बड़ा सोचने को तैयार हो, जो बदलने को तैयार हो, ऐसा बंदा, उसको हम अचीव करा सकते हैं, किसी भी ऐसे बंदे को, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम है जो टीच करता है, और उस सिस्टम के अंदर वो जैसे इन्वॉल्व होगा वो सब कुछ कर जाएगा। बहुत बड़े शिफ्ट होता रहता है इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी हमेशा चेंज होती रहती है, ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती, मार्केट चेंज होती है, सब कुछ बदलता है, बदलाव आते हैं, कंपटीशन आता है, अलग तरह के स्टेज आते हैं, लेकिन आपको भी साथ साथ बदलना पड़ेगा। जैसे हम 98 में जिन चीजों को लेके ग्रो कर रहे थे, या 2000 में, 2005 में, वो 2022 में वो चीजें काम नहीं करेगी। इट इज ए डायनेमिक इंडस्ट्री, पूरी दुनिया डायनेमिक है, पूरी दुनिया में बदलाव आते हैं, और आगे कौन बढ़ता है, जो बदलने को तैयार है, जो उस चेंज को एम्ब्रेस करता है, उस चेंज को रेजिस्ट नहीं करता, उस चेंज को एम्ब्रेस करता है और अपने आप को उसमें ढाल लेता है, और नई जो एनवायरनमेंट है, नया माहौल है, उसके अंदर वो लीडर जो है वो हमेशा लीड करेगा। वो पुराने एनवायरनमेंट में भी लीड किया था, नए एनवायरनमेंट में भी लीड करेगा, वो और ग्रो करता रहेगा। ये इंडस्ट्री बहुत अमेजिंग है, इसने बहुत बड़े बड़े लोगों को बनाया है, और ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में जितना पैसा कमा सकते उतना कहीं और से नहीं कमा सकते। शायद दूसरी मार्केट में बाहर बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन ऐसी फ्रीडम नहीं हो सकती, ऐसी रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ
इस इंडस्ट्री के पैरेलल इनकम तो कमाई जा सकती है, पैरेलल इनकम, अनपैरेलल फ्रीडम। इनकम पैरेलल हो सकती है लेकिन फ्रीडम अनपैरेलल है, ऐसी फ्रीडम नहीं कमाई जा सकती। तो ये बहुत ही अमेजिंग इंडस्ट्री है जिसने हमारी लाइफ को टोटली चेंज किया और इतना जबरदस्त तरीके से ब्लेस किया है। आज हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि अगले महीने या अगले साल या अगले 10 साल या अगले 15 साल, 20 साल या 50 साल या 100 साल के बाद हर महीने इनकम कहाँ से आनी है हमारे को, फिर हमारे बच्चों को और उनके बच्चों को। तो ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत अमेजिंग है। इसने ये माइंडसेट, थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करती है और थॉट प्रोसेस का चेंज जो है वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है और आप ग्रो करते हो। इट इज नॉट ओनली हाउ मच यू मेक मनी इन दिस बिजनेस, बट यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, you become a better human being, you become a very powerful conservationist। आप बात करनी सीख जाते हो, स्किल विद पीपल आपके इंप्रूव हो जाते हैं और आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में जाके एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो। आप एक ऐसा स्टेटस एंजॉय करते हो, अल्फा स्टेटस। अभी हमारे घर में एक पार्टी थी, हमने होस्ट करी थी, खैर लेकिन अगर ना भी करी हो, अगर घर में कहीं भी पार्टी हो तो हम उसमें जाके जब माइक हाथ में आ जाता है तो हम पकड़ी लेते हैं, क्योंकि आदत है बोलने की। और बच्चे भी कहते हैं पापा को दे दो माइक, तो माइक हमारे पास आने ही आना है और उन्हें बोलना है। तो वहां पे लोगों ने बाद में पूछा, यार ये बंदा है कौन, ये क्या करता है यार, ये कमाल, कोई आएगा यार, आए यार आप कमाल। फिर हर जगह हमें पता है क्या बात करनी है, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर की सारा दिन हम बात ही करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हमारी मीटिंग्स नहीं होती, सारा दिन मीटिंग होती है, सारा दिन बिजनेस चलता है, सारा दिन कुछ ना कुछ काम होता है, नए लोगों से मिलते हैं और नए लोग हमें पहली बार मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई भी पहली बार नहीं है, उसके जैसे बहुत सारे लोगों को पहले मिल चुके होते हैं। तो ये जो बिजनेस है ये सबसे बड़ी जो इस दुनिया जिस पे चलती है, दैट इज ह्यूमन इंटरेक्शन। सारी ये दुनिया क्या है, इंसान और जानवरों में क्या फर्क है, हम लोग सोशल है, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं और दुनिया में जितने लोगों ने ग्रो किया उन्होंने एक ही तरीके से ग्रो किया है, उनके बड़े नेटवर्क। कहते हैं नेटवर्थ ऑफ एनी पर्सन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू देयर नेटवर्क। कितनी नेटवर्क आदमी बनाएगा वो डिपेंड करेगा कि उसकी कितनी बड़ी नेटवर्क है। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्क। आज अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अंबानी, बिरला, टाटा, ये डोमिनो, सबवे, सब लोगों ने क्या है, बहुत सारे लोग अपने साथ जोड़ लिया और उन लोगों को जिनको इन्होंने अपने साथ जोड़ा है, चाहे वो अंबानी के लिए काम करते हो या सबवे के लिए करते हो या अमेज़न के लिए करते हो, तो उन लोगों को इन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया है, एक ऐसा सिस्टम दिया है जिससे वो लोग पैसा कमाते हैं और अपनी लाइफ को एनहांस करते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। अपने कार्ड लेके घूमते हैं, विजिटिंग कार्ड लेके घूमते हैं कि मैं रिलायंस का पार्ट हूँ, मैं फलाना काम करता हूँ और अपनी लाइफ में उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, अच्छे स्कूलों में, उनके पास गाड़ियां हैं, घरों के खर्चे निकल रहे हैं और इनकम क्रिएट करते हैं। तो जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हो टू अचीव देयर सक्सेस, टू अचीव व्हाट दे वांट, सो वो कितने लोग हैं जिनको आपने हेल्प की, उतने ज्यादा मल्टीप्लाई होकर आपकी सक्सेस बनती है। So your success is always dependent upon in any network industry। जहां भी आपने नेटवर्क बनाए हैं, आप कितने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालते हो, कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, उतनी वैल्यू आपकी ऐड होती है। सो इस इंडस्ट्री में ये अपॉर्चुनिटी आपके पास। जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं किसी को क्या हेल्प कर सकता था, उसको पैसे कमाने में, उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता था। मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना कर रहा था, सब अकेले हो जाते हैं। और ये इंडस्ट्री आपको एक मौका देती है ये काम करने का जो अदरवाइज बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पास है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के पास है, जो दूसरे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर, ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। सपोजिंग मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एमवे बिजनेस ना करके एक डोमिनो की फ्रेंचाइज खोल लेता, मान लो, और उसी टाइम पे जब मैंने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरी डोमिनो की फ्रेंचाइज चल जाती। लेकिन वो डोमिनो की फ्रेंचाइज मेरे पास क्या चीज थी, एक बिजनेस था जिसमें ब्रांड कोई था डोमिनो, अब भी ब्रांड कोई है एमवे, लेकिन उसमें मेरा काम क्या था, दुकान का किराया निकालो, बिजली का बिल दो, एम्प्लॉय की सैलरी दो, 200 रुपए का पिज्जा बेच के पैसे इकट्ठे करो, बाकी के पैसे कमाओ। और उसमें भी मजा आना था। बाहर से कोई भी आएगा तो कहेगा ये किसकी दुकान है, तो डोमिनो की, मेरा कोई नाम नहीं, और साइड में लिखा रहेगा इस जगह पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, नीचे लिखा रहेगा अनिल नारंग, भाई ऑर्डर, यहाँ स्मोकिंग नहीं करो, अनिल नारंग बोल रहा है। अनिल नारंग कौन है, वो इस डोमिनो का फ्रेंचाइजी ओनर है, तो पता ही नहीं है उसके नाम का, ना तो बिल इशू हो रहा है, ना कोई बिल डोमिनो की इशू हो रहे हैं। यानी कि आप कोई ब्रांड नहीं बनते और आप किसी पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। अच्छा पिज्जा तो खिला सकते हो, लेकिन आपके पास ये पावर नहीं है कि आप आगे डोमिनो खोल दो।
किसी को खुलवा दो, आप सीख चुके हो, आप किसी को खुलवाओ आपको पैसे हैं, ऐसा नहीं होगा। कंपनी खोलती रहेगी। तो कंपनी का फार्मूला क्या है ग्रो करने का? नेटवर्क बनाना। और आपको क्या दे दिया काम? पिज्जा बेचने का। लेकिन जब हम एमवे बिजनेस में आए तो एमवे के मालिकों का क्या काम है, ओनर्स ऑफ एमवे? नेटवर्क बनाना और माल बेचना और पैसा कमाना। और हमारा काम क्या है? सारी पावरें हमारे पास भी हैं, सामान बेचना, नेटवर्क बनाना, पैसा कमाना, लोगों में इम्पैक्ट डालना। आज हम खुद ही एक ब्रांड है। लोग हमें मिलते हैं, उन्हें एमवे नहीं पता लगती, उन्हें अनिल नारंग पता लगता है। वो एमवे को ज्वाइन नहीं करते, अनिल नारंग को ज्वाइन करते हैं। हम खुद ही एक ब्रांड है। तो वो अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके पास है। आप खुद एक ब्रांड बन सकते हो, आप लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हो, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, लोगों के थॉट प्रोसेस बदल सकते हो, लोगों की सोच को आप चेंज कर सकते हो, आप लोगों को अच्छा इंसान बना सकते हो, आप लोगों की सोच बदल सकते हो, आप लोगों की सक्सेस का हिस्सा बन सकते हो, आप लोगों के थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हो, आप लोगों के बच्चों के दिलों में रह सकते हो, आप लोगों के बच्चे आपको आपसे ऑटोग्राफ लेंगे। लोगों के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि इनको सबसे पहली शहद की बूंद आप चटाओ। यहाँ तक आप इस इंडस्ट्री से अचीव करते हो। ये अनबिलीवेबल इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड एथिक्स चाहिए और एक हार्डवर्किंग इंसान होना चाहिए, जिसका दिल धड़कता हो अपने लिए नहीं, सिर्फ लोगों के लिए धड़कता हो, जिसके दिल में खाली अपनी सक्सेस ना हो, लोगों की सक्सेस हो। एक अच्छा इंसान बनना इस इंडस्ट्री की पहली कॉन्ट्रीब्यूशन। सो वी हैव बीन रियली ब्लेस्ड बाय दिस इंडस्ट्री। हमारी लाइफ को इसने चेंज किया है। हम कभी ऐसे सोच नहीं सकते थे कि इस तरह की लाइफ हमारी हो सकती है। हमारी इमेजिनेशन से दूर की बात थी। हमने जो पहली ड्रीम बुक बनाई, आज अगर उस ड्रीम बुक को कोई देखे तो इंसान सोचे यार इतने छोटे सपने लेके आप लोग इस इंडस्ट्री में आए थे। हमारे छोटे छोटे सपने थे, वो सारे पूरे हो गए तो नए सपने बने। तो बड़ा ड्रीमर भी नहीं चाहिए, छोटे से सपने हो, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। क्योंकि सपने इंसान लेता ही विश्वास के हिसाब से, और विश्वास की लड़ाई हमेशा डाउट के साथ है। आपका फेथ हमेशा डाउट के साथ लड़ता रहता है, क्योंकि डाउट एक राउंड की तरह पावरफुल है, और विश्वास तो बेचारा कमजोर आदमी है, उसको तो डाउट हमेशा गिरा के मार देता है। और फेथ के ऊपर काम करना पड़ता है, डाउट अपने आप बन जाता है। जैसे किसान मान लो एक खेत को छोड़ के चला जाए, 2 साल के बाद आए तो झाड़ियां अपने आप हो जाएंगी, किसी को लगानी नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि किसान खेत छोड़ के चला गया, जब आया तो लहलहाती फसल उगी थी, काटो और खाओ। फसल लगानी पड़ती है और वीड्स अपने आप हो जाती हैं, वीड्स को लगाना नहीं पड़ता, खरपतवार अपने आप हो जाते हैं। इसी तरह से डाउट अपने आप आते हैं, फेथ बिल्ड करना पड़ता है। और फेथ इतना बिल्ड करना पड़ता है कि डाउट को मार के गिराए। आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि डाउट को मार के गिरा दे। यू पीपल आर सो फॉर्चुनेट, आप इतने फॉर्चुनेट, आपने एसोसिएशन बना ली है जबरदस्त। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे आ गए, आप शूलिनी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हो। ये ड्रीमर्स की यूनिवर्सिटी है, आपके वाइस चांसलर, आपके ओनर, स्टार्टर, फाउंडर वही ड्रीमर हैं जबरदस्त। और यहाँ पर कमलकांत हैं, ये खुद एक बहुत बड़े ड्रीमर हैं, और ये अपने इन्होंने बहुत सारे लाइफ में ड्रीम अचीव किया, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी इंडस्ट्री। आप खुद, मैंने आपको सबको सुना, जबरदस्त इंसान, शरद, संयम, सुमित्रो, पंकज, साहिल, महेश, तरुण, क्या जबरदस्त बंदे हो आप। सबने इतना जबरदस्त, आपने एक एक मिनट बोला और मेरे थॉट प्रोसेस में इम्पैक्ट किया, और मुझे लगा कि आपके साथ अच्छे से दिल से बात हो सकती है। आप लोग बहुत जबरदस्त हो, आप लोग कुछ कमाल करोगे। आपने सबसे बड़ा काम किया, आप यहाँ पे आ गए, आप एक दूसरे के एसोसिएशन में हो। टेक ए डिसीजन कि आप शूलिनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करोगे, अपने इस बैच का नाम रोशन करोगे, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ को इम्पैक्ट करोगे, और through you will impact the entire society and the world. But you will have to become a better human being, you will have to upgrade yourself, अपनी leadership skills को improve करना होगा। And Shulini University is introducing you with so many successful people, which is another blessing for you. आप जिन लोगों को यहाँ पे सुनोगे, मैं तो एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, आप मेरे को तो मिल सकते हो लेकिन इजीली, लेकिन बहुत सारे और लीडर्स को आप सुनने वाले हो जिनको मिलना ही मुश्किल है, जिनके यूट्यूब के ऊपर लाखों फॉलोअर्स हैं, वो लोग आपसे आके बात करते हैं। तो आपको ये यूनिवर्सिटी जो आपको दे रही, उसको आप एक्चुअली आप पता नहीं कितना वैल्यू करते हो, आप जरूर करते होगे जो यहाँ हो, मगर इट इज नेवर इनफ। आप थोड़ा सोच के देखो आपके लिए क्या क्या किया जा रहा है। एंड ये सारा कुछ एक अपने आप एक कॉन्स्पायर हो गया है, ये बन गया है। आप यहाँ हो, ये भी एक कड़ी है कैसे आप यहाँ तक पहुंचे। आप सोच के देखो,
तो आप एक टाइम ऐसा नहीं था कि आप सोचते थे मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी में जाके यहाँ पे एनरोल हो जाऊंगा, फिर वो मिला, फिर उससे बात हुई, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वो आप यहाँ आ गए। और ये जो वैसा हुआ वैसा हुआ वो भी एक षड्यंत्र था आपको यहाँ तक लाने का, और इसको आगे बढ़ाना आपका काम है, क्योंकि कुछ दूर तक आपको आपकी लक, आपके सर्कमस्टांसेस दूसरे लोग लेके जाते हैं, उसके आगे तो खुद ही जाना पड़ता है। सो यू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ एंड यू आर अमेजिंग पीपल, you can do wonders in this industry. And that's all from my side today. And if you have any question, we can take questions, or we can hand over back to Dr. Kamal Kant if he has to ask or say anything. Yeah, so thank you very much, sir. Again, whenever we listen to you, हमेशा मतलब बहुत नई चीजें और बहुत ही अच्छी, आज जैसे हम हमेशा एसोसिएशन के बारे में मैं बहुत बात करता हूँ अपनी टीचिंग्स में भी, अपने जब भी हम क्लास में लेक्चर्स लेते हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात हो या कोई भी मतलब एमबीए के बैच में जब भी पढ़ाता हूँ, तो हमेशा एसोसिएशन की बात करते हैं। और आपने इतनी जबरदस्त, जैसे आज मैं लाइन फर्स्ट टाइम मैंने सुनी, एसोसिएशन इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर, मतलब कितनी पावरफुल लाइन है सर ये। एक लाइन पे ही मतलब एक पूरा लाइफ चेंज हो सकती है इस एक ही लाइन से। तो आपसे जब भी मिलते हैं सर, मतलब इतना इट इज सच अ अमेजिंग एक्सपीरियंस व्हेनेवर वी लिसन टू यू। आपसे सुनते हैं, आपको देखते हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस या कुछ आपने पूछना हो सर से, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और we'll take a couple of questions if there are any. वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चंस की कोई गुंजाइश है, लेकिन अगर आपको कुछ भी लगता है, इफ यू वांट टू, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अभी सर है हमारे पास 5-7 मिनट और है हमारे पास, तो अगर आप कुछ भी बात करना चाहो, पूछना चाहो सर से, तो पूछ सकते हैं। ही हैज गॉट ट्रिमेंडस विजडम, मतलब डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जितना सर का विजडम है उतना तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ही कम लोग होंगे जो कि उस श्रेणी में आते हैं। So if you have any questions, you're welcome. So otherwise, so Sahil, you can ask a question, please. Just give me 1 minute. I'll put you on. हाँ जी साहिल। यस सर, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सब कुछ सही चल रहा होता है बिजनेस में, बट कभी कभी ऐसा होता है कि डाउनफॉल भी आता है। तो जब हम एकदम जीरो हो जाए, तब आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है, एंड हम लोग कैसे उस चीज से ओवरकम कर सकते हैं? ऐसा है कि देखो, ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या दुनिया में कोई भी बिजनेस है, अप डाउन तो होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर टाइम पे कोई ना कोई ग्रो कर रहा है। तो जब भी हमारा बिजनेस हल्का सा नीचे आता है, तो हम दूसरों को देखते हैं, यार किसी का तो ग्रो कर ही रहा है, और कुछ ना कुछ ग्रोथ हर वक्त हो रही होती है। बहुत सारे लोग हर सर्कमस्टांस से, हर सिचुएशन में, हमने सबसे ज्यादा कोविड में ग्रो किया। मेरा 18 के बाद जैसे कोविड जब ब्रेकडाउन हुआ, तो हम लोग आए थे रशिया से स्पीकिंग करके। रशिया में एक सेमिनार था जो हम बोलने के लिए गए थे। हम जस्ट आए वापस, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल सेमिनार किए। शायद भगवान की ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है, बिकॉज ऑफ माय कमांड ऑन सम लैंग्वेजेस, कि मेरे को बाहर बहुत स्पीकिंग मिली है। शायद इंडिया में से कोई भी लीडर इतने सेमिनार बाहर नहीं कर पाया होगा जितने हम लोग को मिले। और हम लोग रशिया से आए थे, और इधर कोविड ब्रेकडाउन हो गया, और हमें पता लगा कि सब कुछ बंद ही रहेगा। तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस, उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों के बिजनेस डाउन आए। तो हमारा बिजनेस को हल्का सा झटका शुरू में लगा, 10-15 दिन के लिए लगा, यार ये क्या हो गया मीटिंग्स पे, क्योंकि हमारा जो सारा बिजनेस था वो मीटिंग्स पे था, फिजिकल मीटिंग पे डिपेंडेंट था। बड़े बड़े सेमिनार होते थे, लोग विजन देख के जाते थे, करते थे। लेकिन हमने अपने आप को अडेप्ट किया, चेंज किया अपने आप को, जूम पे बड़े बड़े सेमिनार करने लगे। अभी जो आप देख रहे हो, ये तो मैं सामने बैठा हूँ, लेकिन हमने सेट लगानी शुरू कर दी जूम पे, बड़े बड़े सेट। दूर से आते थे, म्यूजिक लगा के, भाग के उसी तरह सेमिनार करने लगे। जूम पे भी उसी तरह के लाइव इवेंट करने लगे, जैसे कि नॉर्मल पहले होते थे बड़े बड़े स्टेडियम में। तो आपको अडेप्ट करना पड़ता है चेंज के साथ, और डाउन तो आना ही है। अप डाउन तो ईसीजी भी है, और बंदे की लाइफ तभी है अगर वो उसकी ईसीजी अप डाउन आती है। अगर फ्लैट हो गया जिस दिन, उस दिन तो खत्म ही है। तो बिजनेस तो अप डाउन हमेशा होगा, आपका एटीट्यूड अप रहना चाहिए। एटीट्यूड, ऐसा नहीं कि एटीट्यूड डाउन नहीं आता। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि हमारे माइंड मेंटली हम भी लो होते हैं, लेकिन जो हमारा लो है वो आपके हाईएस्ट से हाई है। हम इतना हाई पहले ही अपना एटीट्यूड ले जा चुके हैं कि जब वो लो भी आता है तो भी वो जहाँ जाके रुकता है वो इनफ होता है।
तो आपका एटीट्यूड डाउन नहीं आना चाहिए, आपका फेथ डाउन नहीं आना चाहिए। फेथ बनाए रखने के लिए एसोसिएशन जरूरी है, सीडी सुनते रहना, किसी न किसी अच्छे स्पीकर को सुनते रहना, सेमिनार्स अटेंड करना, बुक्स पढ़ते रहना, अपना फेथ हाई रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस डाउन आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका फेथ डाउन आ गया फिर गेम खत्म हो जाएगी। फेथ डाउन आने के बाद बिजनेस उठा नहीं पाओगे। फेथ हाई रहेगा तो बिजनेस तो अप डाउन कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा बन जाता है। दोबारा बनाना क्या मुश्किल है, जब एक बार बना सकता है बंदा 4 बार बना सकता है। फेथ नहीं डाउन आना चाहिए। बहुत लोग फेथ लूज कर जाते हैं, बिलीफ लेवल डाउन कर देते हैं, वो नहीं कर पाते दोबारा। Yes, sir. Thank you. Right, so thank you. So we also have Neha. So Neha, unmute yourself. बस ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम नेहा का। हेलो सर, वो एक्चुअली सर मुझे इंट्रोड्यूस करने का मौका नहीं मिला खुद को, तो मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। माई सेल्फ नेहा एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान, सीकर। सर बहुत अच्छा लगा आज आपको सुन के। यहाँ आके मैंने हर लेक्चर में मुझे ऐसा लगता है जैसे भी कमल सर का लेक्चर होता है, कपिल सर का लेक्चर होता है, हर चीज को मैं एकदम अलग नजर से देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। हर चीज मुझे इतनी एक्साइटिंग लगती है सर, और आज आपको सुन के सच्ची सर बहुत अच्छा लगा है। तो मैं नहीं मौका छोड़ना चाहती थी आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। एंड बहुत आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और आप सबसे मुलाकात हुई और आप सब बहुत बढ़िया हो, जबरदस्त हो। यू विल डू ग्रेट इन योर लाइफ। राइट सर, सो वील जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट। मैं 1 मिनट अपने अपने कैमरास में बोलूंगा सभी को आपको कि ऑन कर लें, फिर हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जस्ट सेकंड। ओके, सो वी स्टिल हैव सम पीपल जिन्होंने भी, संयम, मनीष, सो कमलेश इज आल्सो हियर फ्रॉम द लास्ट बैच। तो मनीष और संयम, अच्छा संयम साथ में आ गया। चलो, सो हम देख लेंगे जितना भी। ओके जी, सो वी कैन स्माइल। राइट, थैंक यू very much. Okay, so with this we come to a close of this learning from the master series lecture, and I'm sure कि जितना मुझे मजा आया उतना ही सभी को मजा आया होगा। It's always a very very special day whenever we listen to नारंग सर, और जब भी हम इनसे मिलते हैं तो we'll request नारंग सर कि कभी भी आप सोलन शिमला की तरफ को आओगे तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप बीच में थोड़ा सा हॉल्ट दें और आशीर्वाद दें हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, लगेगा सबसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया। राइट राइट सर, राइट। थैंक यू। ओके, बाय बाय। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ब्लेसिंग अस विद योर प्रेजेंस एंड योर विजडम। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर, कभी भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे बार बार। यू ऑलवेज बीन अ कंट्रीब्यूटर टू आवर the small step that we have taken, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी ब्लेसिंग हमेशा हमसे रखें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।